गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी की क्लास हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में बुद्धिवाद शुरू किया था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में बुद्धिवाद की परिभाषा देखी थी और हमने ये देखा था कि बुद्धिवाद की विशेषताएं क्या हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक विशेषताओं की बात करेंगे जो बची रह गई हैं, और इसके अलावा हम बुद्धिवाद की आलोचना देखेंगे। ठीक है, बुद्धिवाद में आपके सिलेबस में बुद्धिवाद एक कंसेप्ट के रूप में, एक विचार के रूप में बुद्धिवाद क्या है, उसकी विशेषताएं जो मैं बता रही हूँ उसकी आलोचना। इसके अलावा 3 दार्शनिक आपके बुद्धिवाद के आधुनिक दर्शन के सिलेबस में हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम डेकार्ट को शुरू करेंगे। पिछली क्लास में जो मैंने बुद्धिवाद की विशेषताएं बताई थी उसमें हमने ये देखा था कि बुद्धिवाद से जो ज्ञान हमको मिलता है वो अनिवार्य होता है, सार्वभौम होता है, मतलब सभी जगह एक जैसा होगा। इसके अलावा हमने ये देखा था कि बुद्धिवाद ये मानता है, या बुद्धिवादी जो दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य में जन्मजात प्रत्यय होते हैं, मतलब जन्म से उसमें कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे विचार होते हैं जो किन्हीं खास परिस्थितियों में अनुस्मरण से वो उन्हें जान लेता है, या धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है अनुस्मरण से वो उन प्रत्ययों को जानता है। तो वो बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि जो जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, जो अनिवार्य है, वो वास्तविक है, वो उसकी बुद्धि में ही निहित है। हम ये भी देखते हैं कि प्लेटो, पोमेनाइड्स के दर्शन में ज्ञान और राय इन दोनों में फ़र्क हुआ है। ठीक है, ज्ञान तो वो होगा जो वास्तविक है, जो अनिवार्य है, जो सार्वभौम है। ठीक है, और ये बुद्धि से प्राप्त होता है। राय वो होती है जो अनुभव से बनती है, इसीलिए अलग अलग व्यक्तियों की राय अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की मनोस्थिति से राय बनती है। कि मुझे चाय का 1 कप है, मान लीजिए, उसमें ज़्यादा मीठा लग सकता है, उसमें 1 चम्मच चीनी है, ज़्यादा मीठा लग सकता है, किसी को वो कम मीठा लग सकता है। ठीक है, और जो बिल्कुल चीनी नहीं खाता उसके लिए भी वो ज़्यादा मीठे की स्थिति में ही आएगा। इसी तरीके से सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम भी होता है। किसी को बहुत सर्दी, जो ठंड के इलाकों में रहते हैं उनके लिए वह सहनीय होती है, लेकिन गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा सर्दी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल सर्दी भी उनके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धिवादी ये मानते हैं कि अनुभव से राय बनती है। ठीक है, और राय व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकती है। ज्ञान प्राप्त होगा बुद्धि से। इसके अलावा बुद्धिवादी ये कहते हैं कि जिसे वास्तविक ज्ञान कहा जाता है वो सिर्फ गणित और तर्कशास्त्र में ही मिलता है, और हम जानते हैं गणित और तर्कशास्त्र का जो ज्ञान है वो अनुभव निरपेक्ष है। इंग्लिश में कहे तो अपीरियरी है। इसका मतलब ये होता है कि अनुभव से पहले है और अनुभव से परे है। मतलब गणित और तर्कशास्त्र के ज्ञान के लिए हमको अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसके लिए हमें किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम जानते हैं। हालांकि कुछ बुद्धिवादी ऐसे हैं, जैसे मैंने जन्मजात प्रत्ययों की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे मानते हैं कि कुछ ही प्रत्यय जन्मजात होते हैं, तो कुछ कहते हैं संपूर्ण प्रत्यय जन्मजात होते हैं। तो इसमें लेकर हम आगे देखेंगे जो 3 बुद्धिवादी हमारे सिलेबस में हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे लाइबनिज तक जाते जाते बुद्धिवाद, इन आधुनिक दर्शन में बुद्धिवाद अपने चरम पे पहुंच जाता है। इन 3 दार्शनिकों में आगे जाके हम देखेंगे बुद्धिवाद सबसे ज़्यादा चरम पे हेगल के समय में पहुंचता है। मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेगल, ब्रेडले ने बुद्धिवाद को अपने चरम पे पहुंचाया। लेकिन आज कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वहाँ पर बुद्धिवाद की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही जितनी किसी समय थी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज को पढ़ते समय कि कैसे ये तीनों दार्शनिक धीरे 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 बुद्धिवाद के चरम पर पहुंच जाते हैं। जहाँ डेकार्ट, मैंने जैसा बताया कि बुद्धि को तो महत्वपूर्ण मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अनुभव को स्थान देता है। लेकिन लाइबनिज के मामले में जब आ जाएंगे तो आप वो देखेंगे कि वहाँ अनुभव का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, सारा जो रोल है वो बुद्धि ले लेती है। बुद्धिवादी ये भी कहते हैं कि बुद्धि हमेशा सक्रिय होती है। तब तो जब हम सचेत होते हैं
जगे होते हैं तब तो बुद्धि सक्रिय होती ही है, लेकिन जब हम सोए रहें या बेहोशी की हालत में रहें तब भी बुद्धि सक्रिय होती है। ये बुद्धिवादी ऐसा मानते हैं कि बुद्धि का काम सिर्फ ये नहीं है, जैसे आगे जाके हम कांट पढ़ेंगे तो कांट ये कहता है कि बुद्धि का या बुद्धि की कोटियों का काम है कि बाहर से जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो उनको एक आकार दे देती है। या हम बहुत सरल भाषा में या हमारी जो व्यवहारिक भाषा काम में लेते हैं उसके हिसाब से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि की कोटियाँ एक खाँचों का काम करती है, जिसमें सामग्री डालते हैं तो वो खाँचे एक आकार ले लेते हैं। तो बाहर से जो हमें ज्ञान की सामग्री मिलती है, बुद्धि की कोटियाँ उनको आकार देके ज्ञान में बदलती हैं। ठीक है, तो बुद्धिवादी ये कहते हैं कि हमें ज्ञान की सामग्री भी बाहर से नहीं मिलती। ज्ञान मतलब बुद्धि का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि वो आकार दे, ज्ञान की सामग्री भी बुद्धि में ही निहित है। तो सामग्री भी बुद्धि खुद से लेती है और आकार भी बुद्धि खुद ही उनमें निरूपित करती है और उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बुद्धिवाद का चरम है। अब हम थोड़ी बुद्धिवाद की आलोचना पढ़ लेते हैं। देखिए, बुद्धिवाद बुद्धि को प्रमुख स्थान देता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो अनुभव को एकदम नकारने लग जाता है वहाँ से समस्या खड़ी हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो बुद्धिवाद एक एकांगी सिद्धांत है, क्योंकि हम जानते हैं, हम हमारे व्यवहारिक अनुभव से जानते हैं कि हमको जितना भी ज्ञान होता है उसका हम ये कह सकते हैं कि 70 से 75% ज्ञान हमें हमारे अनुभव से होता है। इसके अलावा बुद्धिवादियों का ये कहना कि जो वास्तविक ज्ञान है और जिसे हम ज्ञान कहेंगे वो सिर्फ बुद्धि से प्राप्त होता है, ये बात भी सही नहीं है। बुद्धि से हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें अनुभव से ही होती है। तो नवीन ज्ञान को देने में बुद्धि असफल रहती है। इसके अलावा एक ये कहना कि सही ज्ञान जो है वो गणित और तर्कशास्त्र में मिलता है, ये बात भी सही नहीं है। बल्कि अगर हम सही ज्ञान को गणित और तर्कशास्त्र में ही मानेंगे तो जो सही ज्ञान है, जो सत्य है, वो सिर्फ बहुत ही सीमित हो जाएगा। जब हम प्राकृतिक विज्ञानों में जाते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जब हम आते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जितने कंसेप्ट हम आज पढ़ते हैं वो सब अपने प्रखरतम रूप में अनुभव से ही लोगों के सामने आया। जैसे डेमोक्रेसी एक मूल्य है, ये धीरे धीरे परिष्कृत हुआ या अनुभव में लोगों ने काम किया और उसको धीरे धीरे से सुधार किया उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बुद्धिवादी जब ये कहते हैं कि सही ज्ञान गणित और तर्कशास्त्र में मिलता है तो हम तार्किक भाववाद पढ़ते हैं एमए फिलॉसफी में, फाइनल ईयर का पेपर है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी। उसमें हम ये देखते हैं कि तार्किक भाववाद एक तरीके से कहते हैं एक मूवमेंट शुरू हुआ था 20वीं शताब्दी के शुरू में। तो शिलर एक तार्किक भाववादी है, दार्शनिक है शिलर। वो ये कहता है कि हम गणित के ज्ञान को भी पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। जैसे जब हम ये कहते हैं कि 2 और 2 4 होता है तो वे कहते हैं कि सभी स्थानों पर बाह्य जगत और आंतरिक जगत ये समान रूप से लागू नहीं होता। 2 और 2 4 हमेशा नहीं होते। पानी की एक बूंद पानी की दूसरी बूंद से मिलेगी तो एक बड़ी बूंद बनेगी। मतलब 1 और 1 मिलकर 2 नहीं हुआ, बल्कि 1 और 1 मिलकर 1 ही बना। 2 और 2 बड़ी बूंदों को मिलाएंगे तो भी एक बड़ी बूंद बनेगी। इसके अलावा एक भावना, सरल भावना एक दूसरी सरल भावना से मिलती है तो एक जटिल भावना का निर्माण होता है। यहाँ पर 1 और 1 मिलकर 2 भावनाएं नहीं बनी, बल्कि 2 अलग अलग भावनाओं के मिलने से एक जटिल भावना बन गई। विचारों के मामले में भी यही होता है। अगर 2 अलग अलग विचारों को लेंगे तो विचारधारा बनती है, विचारों का समूह बनता है। वो समूह एक के रूप में गिना जाता है या 2 विचारों के रूप में, या एक के मिलने से जो 2 बनता है उसके रूप में गिना नहीं जाता। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बुद्धिवाद को अगर हम ये कहें कि ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिससे हमें सही ज्ञान मिलता है, या ज्ञान प्राप्ति का या सही ज्ञान प्राप्ति का यही एक सिद्धांत है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये गलत है। बुद्धि का रोल भी ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है ज्ञान प्राप्ति की, उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डेकार्त को शुरू करेंगे। थैंक्स।